हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे शेरों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही होंगी। यस चलो, तो देखो हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट करी है और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में उन सभी को बिल्कुल एकदम स्क्रैच से लेकर चल रहे हैं। उसमें ये जान रहे हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है, कैसे कैसे चीजें हुई थी, क्या कारण थे उसके, सो दैट हमारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठ जाए और हमें बार बार ना पढ़ना पड़े, एक बार चीजें देखकर समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत ही एकदम स्टोरी फॉर्म में चीजें हम लेकर चल रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बैटल ऑफ बक्सर तक पूरी चीजें देख ली थी। आज जो है हम कार्नेटिक वॉर्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कार्नेटिक वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो देखो कार्नेटिक वॉर तीन जो वॉर है मेजर जो कार्नेटिक वॉर्स हैं हम उनको देखेंगे वन बाय वन। ये 1744 से स्टार्ट होते हैं और 63 तक चलते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानने वाले हैं आज फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में कि कैसे ये शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कार्नेटिक वॉर में देखो क्या था कि इसको समझने से पहले एक बार ये समझते हैं कि जब इंडिया था ना, मतलब इंडिया को हमेशा हम बोलते हैं कि सोने की चिड़िया थी, राइट। तो ये जो सोने की चिड़िया थी ना, इसको लूटने के लिए 4 अलग अलग कंपनियां आई थी। ठीक है, वो 4 अलग अलग कंपनियां कौन कौन सी थी। एक तो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और दूसरी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक थी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ये 4 कंपनियां आई थी इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इंडिया को एकदम लूटने के लिए, क्योंकि कहा तो जा रहा था कि ये लोग ट्रेडिंग करने के लिए आए, लेकिन फिर जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की आगे जाके वो फिर कुछ और ही बताती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन देखो फिर क्या हुआ था कि इन चारों कंपनीज में से ना जो एक डच और जो पोर्चुगीज है ना, इन दोनों ने अपने आप को साइड कर लिया था। ठीक है, तो अब जो बचती हैं, यानी कि ये दोनों तो चली गई, ये तो आउट ऑफ पिक्चर हो गई। अब बचती कौन कौन सी है हमारे पास, एक बचती है फ्रेंच और एक बचती है ब्रिटिश। तो ठीक है, अब जो हम कार्नेटिक वॉर्स पढ़ने वाले हैं तो इसमें इन दोनों जो कंपनीज हैं इनका बहुत बड़ा एकदम रोल देखोगे आप। और एंड होते होते जब कार्नेटिक वॉर्स एंड होने वाले होंगे, यानी कि थर्ड कार्नेटिक वॉर में ये जो फ्रेंच है ना, ये भी आउट ऑफ पिक्चर हो जाएगा और फिर केवल एक बचेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे एंड तक हमारे ऊपर राज करेंगे, यानी कि 1947 तक। लेकिन उनको इसके बाद हम जरूर निकालेंगे, तो वहां तक बिल्कुल जरूर बने रहना। ठीक है, तो देखो अब यहां तक हमने चीजें समझ ली। अब आते हैं हम कि कार्नेटिक एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ना कार्नेटिक रीजन। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। तो देखो ये हमारे पूरे भारत का मैप है, हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पे जब आप साउथ में देखोगे ना, ये जो आपको ऑरेंज में हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं कार्नेटिक रीजन। कार्नेटिक रीजन मतलब कि ये जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहां और ये जो पूरे ईस्टर्न घाट है, इसके बीच वाली जो लोकेशन है ना, इसको कार्नेटिक रीजन कहते हैं। अब देखो कार्नेटिक रीजन है ना, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था जितनी भी कंपनीज यहां पे आ रही थी उनके लिए। एक्चुअल में हमारे लिए तो है ही, हमारा पार्ट है इसीलिए। लेकिन फिर क्या था कि जितनी भी कंपनीज थी ना, इस रीजन के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्योंकि देखो ये जो है ना रीजन, ये कोस्टल रीजन है। ठीक है, यानी कि ये समुद्र वाली जो है यहां से सीमा बनाते हैं, यानी कि बाउंड्री है इसकी। तो यहां अगर ये कोस्टल रीजन है तो इसका मतलब ये कि यहां पे बहुत सारे मिनरल्स होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, और दूसरी बात ये कि यहां पर बहुत अच्छे से ये लोग एक्सपोर्ट कर सकते थे, अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस को भी कंटिन्यू कर सकते थे। तो इस वजह से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली लोकेशन थी और इसी वजह से ये लोग लड़ रहे थे। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये जो कार्नेटिक रीजन था ना, उस टाइम पे यानी कि 1744 में यहाँ के एक नवाब हुआ करते थे, ठीक है, जो इसको बेसिकली इस एरिया के मालिक कह लो आप। ठीक है, तो वो जो थे वो थे अनवारुद्दीन। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख लो और एक बार अंज्यूम कर लो कि ये है अनवारुद्दीन। ठीक है, तो ये अनवारुद्दीन जो है 1744 में यहाँ के कार्नेटिक रीजन के नवाब थे। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद देखो क्या था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन दोनों में चीजें चलने वाली है। ठीक है, अब देखो दोनों ही कंपनियां थी, भारत हमारा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि ये वाला एरिया मेरा है, यहां पे मैं व्यापार करूंगा, यहां पे तुम करोगे, या यहां पे मैं ही करूंगा तुम नहीं करोगे, ऐसी चीजें चल रही थी। तो इन लोगों ने क्या करा था, अपने अपने सेटलमेंट्स बना लिए थे, फ्रेंच ने भी और ब्रिटिशर्स ने भी। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रेंच ने कहां कहां पे बनाए थे। तो फ्रेंच ने 2 रीजन में अपने सेटलमेंट्स बनाए थे, एक तो था पौंडीचेरी में और दूसरा था कराईकल। ठीक है, यानी कि इस वाले रीजन में।
ठीक है भाई। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले पे, यानी कि ब्रिटिशर्स पे। ब्रिटिशर्स ने अपने कहां पे सेटलमेंट बनाए होंगे, तो एक तो उन्होंने बनाया था यहाँ पे मद्रास में, ठीक है, मद्रास में बनाया था। यहाँ पे इन्होंने एक फोर्ट बनाया था। ब्रिटिशर्स की एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, मतलब बहुत अच्छी तो कुछ भी नहीं है, मतलब इन्होंने इनकी एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जहां पर भी लोग कब्जा करते थे या फिर जहां पर भी अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाते थे ना, वहां पे कुछ नहीं करते थे, वहां पे जाके अपना फोर्ट बना लेते थे कि अब ये जगह हमारी। अगर इन्होंने फोर्ट बना दिया तो इसका मतलब अब ये जगह उनकी है, वहां पे लोग ट्रेडिंग प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, मद्रास में एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट और जॉर्ज, शब्दों पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि मद्रास में इन्होंने बना लिया था। फिर इसके बाद इन्होंने एक और बनाया था जिसका यहाँ पे कडलूर करके एक जगह थी, वो कहीं यहां पर है, ठीक है, और उसको उन्होंने नाम दिया था फोर्ट सेंट डेविड, ठीक है। अब यहां पे ये वाला जो मतलब दोनों ही जो इनके फोर्ट है, ठीक है, एक तो मद्रास और ये, ठीक है। तो अब देखो दोनों में कॉमन चीज क्या है कि दोनों ने अपने अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो कार्नेटिक रीजन में बनाए। ऑलराइट, अब ये कार्नेटिक रीजन में इन्होंने बना तो लिए, लेकिन अब क्या होता है, ठीक है, यहां तक हमने बात क्लियर कर ली। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सभी चीजें चल रही थी, सब लोग अपने सेटलमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या था, जो यूरोप में ऑस्ट्रिया है वहां पे एक वॉर चल रहा था। वॉर मतलब कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, किस रिगार्डिंग कि अब ऑस्ट्रिया की गद्दी पे कौन बनेगा, मतलब कौन बैठेगा। जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, एक बहुत ही एकदम बर्निंग क्वेश्चन था ना, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था वहां पे कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पे अब कौन बैठेगा। तो वहां पे फ्रेंच भी थी, ठीक है, फ्रेंच भी एक कंटेंडर थी, और वहां पे क्या करा, फिर ब्रिटिशर्स भी कूद गए, ठीक है, क्योंकि उनको भी उस वाले पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हुआ, वो आमने सामने हो गए, वहां पे भी उनके साथ बैटल होने लगी आमने सामने एक दूसरे से। तो वहां पे टेंशन ऑलरेडी चल रही थी, कहां पे, यूरोप में। अब अगर यूरोप में टेंशन चल रही थी तो उसका असर इंडिया में भी देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही कंपनियां वहां पर भी हैं और यहां पर भी हैं, ठीक है, इंडिया में भी हैं। तो अब इंडिया में भी ये लोग आपस में थोड़ा सा करेंगे एक दूसरे से बहस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंडियन ओशियन में फ्रेंच की एक शिप खड़ी थी, बहुत बड़ी शिप थी इनकी, वो खड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उस टेंशन के चलते, ऑस्ट्रिया में जो उनका वॉर चल रहा था, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस टेंशन के चलते इन्होंने क्या करा, इंडियन ओशियन में एक फ्रेंच की शिप थी, उसको क्या कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया, यानी उसके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया। ये किसने किया, ब्रिटिशर्स ने किया फ्रेंच की शिप पर। अब जो है, अब फ्रेंच भी चुप नहीं बैठने वाले। फ्रेंच क्या चाहते थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, है ना, मतलब भागीदारी तो हम दोनों की है और ऐसे हमारे पे कोई भी आके कुछ भी कर देगा। तो अब फ्रेंच चाहता था कि हम लोग ना इसको ईंट का जवाब पत्थर से दे। तो फ्रेंच के ना उस टाइम पे गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ड्यूप्लेक्स जो थे गवर्नर थे फ्रेंच के। तो उन्होंने क्या करा, अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया, अपने जितने भी सोल्जर्स थे सबको बुलाया, और फिर उन्होंने क्या करा, वो पहुंच गए कहां पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज को कैप्चर करने के लिए, यानी कि मद्रास में। और ये किसकी थी सेटलमेंट, अभी हमने बात करी थी मैप के अंदर, ये ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट था, ठीक है। तो ये पहुंच गए कहां पे, अपनी सेना को लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज में, और यहां पे क्या किया इन्होंने, कब्जा कर लिया मद्रास पे, यानी कि कब्जा कर लिया फोर्ट सेंट जॉर्ज पे, और जितने भी ब्रिटिशर्स थे इस फोर्ट के अंदर उन सबको क्या किया, बंदी बना लिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसके बाद जब ये सब हो रहा था ना, तो अभी ये क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये लोग इन लोगों ने बदला लेने के लिए ये किया है कि हमारे फोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो अब ब्रिटिशर्स के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अनवारुद्दीन के पास जाते हैं, ठीक है। अनवारुद्दीन से बोलते हैं कि अरे अनवारुद्दीन, मतलब एकदम भोले भाले बन के पहुंच जाते हैं अनवारुद्दीन के पास और बोलने लगते हैं कि अनवारुद्दीन कुछ करो, मतलब देखो फ्रेंच ने ऐसे ऐसे किया है, एक तो मतलब हमारे यहाँ पे आ गए, उन्होंने हमारी पूरी शिप्स को जला दिया, और ऊपर से हमारे पूरा मद्रास भी कैप्चर कर रहे हैं ये लोग, पूरा कब्जा कर लिया है वहां पे। तो एक बार तुम समझाओ इन लोगों को, या फिर हमें अपना रीजन वापस से दिलवाओ। तो फिर जो अनवारुद्दीन है ना, वो कहता है फ्रेंच से कि देखो मेरी टेरिटरी में ना किसी भी तरीके की शांति भंग ना हो पाए, प्लीज आप लोग, नहीं प्लीज तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ वो बोलते कि किसी भी तरीके की एकदम वो नहीं होना चाहिए, एकदम क्या बोलते केओस, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फाइट वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम शांति बनाए रखो कार्नेटिक रीजन में, यानी कि मेरे वाले रीजन में। तो फिर जो ये था, यानी कि ड्यूप्लेक्स पता है क्या करता है, ड्यूप्लेक्स उल्टा जो अनवारुद्दीन है ना उसको गूंज दे देता है। वो क्या कहता है कि अनवारुद्दीन थोड़ा दिमाग से काम लो, एक बार है ना मुझे अच्छे से कैप्चर करने दो मद्रास को, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूंगा मद्रास कैप्चर करके। अब ये सुनने के बाद अनवारुद्दीन भी खुश हो गया। अनवारुद्दीन सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी डील है। तो अनवारुद्दीन क्या करता है, शांत बैठ जाता है, ठीक है। अब अनवारुद्दीन शांत बैठ गया, इसने पूरा मद्रास को कैप्चर कर लिया, लेकिन फिर बाद में जाके ये अपना प्रॉमिस पूरा ही नहीं करता है, मतलब ये बिल्कुल एकदम पलट जाता है, बैक ऑफ कर जाता है अपने प्रॉमिस से, क्योंकि इसने बोला था मद्रास देंगे। तो अनवारुद्दीन को लगता है ये तो मेरे ही काट रहे हैं, ठीक है। तो अनवारुद्दीन क्या करता है
अपनी बहुत बड़ी सेना इकट्ठी करता है, ठीक है। अनवारुद्दीन के पास बहुत बड़ी सेना थी, करीब करीब 10,000 सोल्जर्स, ठीक है। इतनी बड़ी सेना थी अनवारुद्दीन के पास। वो सबको इकट्ठा करता है, वो बोलता है कि ये नहीं दे रहा ना अपना प्रॉमिस, मैं पूरा करवा लूंगा प्रॉमिस, ठीक है। तो अपनी सेना को भेजता है कहाँ पे, मद्रास को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी सेना एकदम इकट्ठी हो जाती है और जाती है कहाँ पे, अदयार रिवर के पास, ठीक है। अदयार रिवर के पास में पूरी बैटल होती है, ठीक है। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है सेंट थॉम, और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं बैटल ऑफ अदयार या फिर बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। सेंट थॉम एक जगह है, उस वजह से इसका नाम पड़ा बैटल ऑफ सेंट थॉम, ठीक है। अनवारुद्दीन की सेना आ गई यहाँ पे। अब जो ये था ना फ्रेंच की जो आर्मी थी, मतलब बहुत कम सोल्जर्स थे, मतलब मान लो कि आप 1000 ही सोल्जर्स होंगे, मतलब कि 1000 सोल्जर और यहाँ पे 10,000 सोल्जर, मतलब कितना बड़ा गैप है। लेकिन फिर भी जो फ्रेंच की जो मतलब सेना थी, आर्मी थी, लोग थे, वो इतने ज्यादा हावी पड़े अनवारुद्दीन की सेना पर कि पूरे 10,000 सोल्जर्स को ना खदेड़ दिया बुरी तरीके से, ठीक है। और बहुत ही बुरी तरीके से हराया इन लोगों को फ्रेंच की पूरी आर्मी ने, पूरी टीम ने। तो इसके बाद ना फिर अनवारुद्दीन को ये समझ में आ गया था कि ये जो फ्रेंच है, ब्रिटिशर्स है ना, इनसे अकेले लड़ना ना मतलब समझदारी की बात नहीं है, इनसे जीता नहीं जा सकता, है ना। तो इसके बाद अनवारुद्दीन ने ये सोच लिया था। तो ये सब चल रहा था। फिर क्या हुआ था कि जो यूरोप था ना, यूरोप में क्या था, 1748 में 1748 में जो यूरोप में मैंने आपको बताया था ना, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि ऑस्ट्रिया की गद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है। वो अब कहीं ना कहीं एंड हो जाता है, ठीक है। अगर वहां पे एंड हो गया तो फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उसका असर देखने को मिलेगा। तो वहां पे क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम था एक्स-ला-चैपेल, ठीक है। ऐसा कुछ नाम था इसका, एक्स-ला-चैपेल। तो ये एक थी ट्रीटी साइन हुई थी दोनों टीम के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, कि अब देखो यहाँ पे क्या था, इस ट्रीटी में ना कुछ समझौते हुए थे, ठीक है। अब देखो इस पूरी ट्रीटी में ना कुछ एक समझौते हुए थे। क्या थे वो समझौते, कि यहाँ पे तो मतलब जो फ्रेंच थे ना, फ्रेंच की एक टेरिटरी थी यूरोप में, उसका नाम था लुइसबर्ग, और उसको किसने कब्जा कर लिया था उसके ऊपर, ब्रिटिशर्स ने। तो इस ट्रीटी में ये साइन हुआ कि जो फ्रेंच की टेरिटरी है लुइसबर्ग, उसको वापस करना होगा ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और जो फ्रेंच ने कब्जा किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज पे यानी कि मद्रास पे, वो वापस देना होगा ब्रिटिशर्स को। तो ये पूरी ट्रीटी थी, दोनों में साइन हुई। और इस वजह से फिर क्या हुआ कि हमारी जो बैटल थी वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई पूरी एकदम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से, ठीक है। उसी के चलते कहीं ना कहीं बैटल स्टार्ट हुई और फिर इस ट्रीटी के चलते पूरी बैटल जो है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये थी पूरी फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक या फिर कार्नेटिक वॉर, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेकंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। उसमें देखते हैं क्या क्या हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसी की तरह, ठीक है। हम बिल्कुल एकदम सीरीज में चलेंगे और उसको भी एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की पूरी वॉर, पूरी क्लास, ठीक है, जिसके बारे में हमने समझा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्या होता है, कौन कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी और पूरे एकदम क्या हुआ था। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को पाने के लिए आप प्लीज चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक और चीज कि आपको GK24 जो एप्लीकेशन है ना उसको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से जाके, बहुत ही यूजफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू करंट अफेयर, डेली अपडेट्स आते हैं करंट अफेयर्स के, उससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि आपने कितना सीखा, प्लस यहाँ पे आपको बायलिंगुअल मिलेगा, यानी हिंदी में भी मिलेगा और इंग्लिश में भी मिलेगा, और दूसरे सब्जेक्ट जो है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी हैं सबसे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलेगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप बिल्कुल कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आप इसको स्क्रॉल करो ना, कच्चा बादाम कब तक देखोगे, ठीक है, तो उससे कुछ सीखोगे नहीं, लेकिन यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, स्पेशली डिजाइन फॉर यू, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास, उम्मीद है आपने क्लास एंजॉय करी होगी, सीखी होंगी चीजें, एंड इफ यस देन मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगली क्लास में। जुड़ना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।